अदालत में योग गुरु रामदेव को सुन रहे थे आप, जो कह रहे थे कि वो सभी विवादों को विराम दे रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि विवाद आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि इस वक्त देश में जो संकट है कोरोना का, उससे एलोपैथी, आयुर्वेद और योग मिलकर मुकाबला करें। हर किसी का जीवन बचाना हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। न्यूज़ 18 ने वो सारे सवाल पूछे बाबा रामदेव से जो आपके मन में चल रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर कि बाबा रामदेव एलोपैथ का कितना सम्मान करते हैं, बाबा रामदेव एलोपैथ को लेकर क्या सोचते हैं, आगे उन्हें अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए क्या इस बयान की जरूरत पड़ी। ये सारे सवाल हमने उनके सामने रखे और सभी सवालों का उन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिया। और अब बुलेटिन में बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। बड़ी खबर है कि यूपी में लॉकडाउन ने कोरोना संक्रमण को रोकने में सरकार की काफी मदद की है। उसका असर आंकड़ों में साफ दिखाई भी देने लगा है। जिस कोरोना से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, उस कोरोना को यूपी सरकार कंट्रोल करने में कामयाब होती दिखाई दे रही है। और इसीलिए सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन के साथ 5 दिन दुकानें खोलने की छूट भी दे दी है। लेकिन उन लोगों को चिंता करने की जरूरत है जहां 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहां सरकार छूट देने के मूड में फिलहाल नहीं है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुलेंगे तमाम जिलों में, लेकिन जहां पर 600 से अधिक केस हैं वहां पर अभी भी कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। वहां फिलहाल सरकार कोई भी छूट देने के मूड में नहीं है। तो चलिए आपको वो शहर बताते हैं जिन शहरों में सरकार अभी छूट देने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। उसमें लखनऊ, मुरादाबाद, इसके अलावा मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी भी शामिल है। गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली और साथ ही गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया जिले इसमें शामिल किए गए हैं, जहां पर फिलहाल अभी कोई छूट नहीं दी जाएगी। इन शहरों में किसी भी प्रकार की कोई छूट सरकार की तरफ से भी नहीं दी जा रही है, क्योंकि इन शहरों में 600 से ज्यादा कोरोना केस अभी भी हैं, इसलिए लॉकडाउन यहां पर जारी रहेगा। सरकारी विभागों में 50% लोगों के आने की छूट दी गई है। निजी कंपनियों में मास्क और 2 गज की दूरी के साथ सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना होगा। औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को आईडी के साथ बाहर निकलने की छूट दी जाएगी। यातायात से जुड़े संसाधन फिलहाल चलते रहेंगे। धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जाने की छूट अभी नहीं होगी। 2 पहिया वाहन में एक आदमी को हेलमेट मास्क के साथ चलने की छूट दी जाएगी। 3 पहिया वाहन में ड्राइवर के साथ 2 लोग बैठ सकते हैं। बैटरी चलित ई रिक्शा में चालक समेत 3 लोगों को छूट दी जाएगी और 4 पहिया वाहन में 4 व्यक्तियों को चलने की छूट दी जाएगी। शव यात्रा में 20 लोगों के शामिल होने की छूट दी जाएगी। तो चलिए अब आपको वीकेंड लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के मुताबिक क्या क्या बंद रहेगा ये भी बता देते हैं। कोचिंग संस्थान, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, इसके अलावा क्लब्स, शॉपिंग मॉल्स, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के लिए विभागीय आदेश की मंजूरी जरूर लेनी होगी। तो ये बड़ी बातें रही हैं। अब आपको यूपी का कोरोना अपडेट भी दे देते हैं। बीते 24 घंटे में 1908 कोरोना केस सामने आए हैं, वहीं 140 लोगों ने दम तोड़ दिया है। यूपी में एक्टिव केस की संख्या घटकर 41,214 पहुंच गई है, जिसके बाद प्रदेश में रिकवरी रेट 96.4%, तो पॉजिटिविटी रेट 0.6% पर पहुंच गया। 30वां दिन है जब हम देख रहे हैं कि जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या निरंतर कम हो रही है। एक्टिव केसेस की संख्या घट करके 41,214 रह गई है, जो हमारे 30 अप्रैल के पीक नंबर 3,10,783 की तुलना में 86.75% कम है। तो यूपी में कोरोना धीरे धीरे काबू में आ रहा है और इसी बीच सीएम योगी ने आज कोरोना को लेकर महोबा और सीतापुर के ग्रामीणों से वर्चुअल संवाद भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। साथ ही कोरोना संकट के दौर में सावधानी बरतने की अपील भी की और कोरोना के रोकथाम को लेकर भी चर्चा की। सीएम ने कोरोना को लेकर सरकार की नीतियों के बारे में भी जानकारी दी। यानी योजनाएं बनेंगी, उसमें उसकी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा नहीं देखी जाएगी। जो भारत का नागरिक है उसे भारत की सुविधाओं को, भारत के संसाधनों को पाने का समान अधिकार है और बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य किया। केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे। आज उत्तर प्रदेश में विगत 4 वर्ष के दौरान हम लोगों के द्वारा
30 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। वहीं मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर ग्रेटर नोएडा में बीजेपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में एमएलसी अरविंद शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने यहां पर 10,000 मेडिकल किट बांटे, जो पश्चिमी यूपी के 9 जिले गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, आगरा, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ और सहारनपुर में बांटी जाएंगी। उधर आम आदमी पार्टी ने ऑक्सीजन सिलेंडर घोटाले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। आप के यूपी प्रभारी ने भदोही की सीएमओ के बयान का हवाला देकर घोटाले में बड़े अधिकारियों के शामिल होने का आरोप लगाया। संजय सिंह ने कहा कि इस पूरे मामले की बारीकी से जांच होनी चाहिए और सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। भदोही की सीएमओ, भदोही की मुख्य चिकित्सा अधिकारी लक्ष्मी सिंह का बयान है कि इसके लिए सिर्फ मैं दोषी नहीं, 54,000 में सिलेंडर खरीदने के लिए मुझे शासनादेश प्राप्त हुआ था, यानी शासन का आदेश था कि 54,000 रुपए प्रति सिलेंडर खरीदो। जो बेईमान अधिकारी लोगों की जिंदगी का सौदा कर रहे थे, जो बेईमान अधिकारी लोगों को मौत की घाट उतारने पर तुले हुए थे, जो बेईमान अधिकारी ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह नाइट्रोजन सिलेंडर 54,000 रुपए में खरीदकर जनता के जान को जोखिम में डालने का काम कर रहे थे। अब आपकी जिम्मेदारी है प्रदेश के मुखिया होने के नाते कि आप उनकी गिरफ्तारी करवा के उनको जेल में डालिए, क्योंकि ये मामला अब बहुत बड़ा बन गया है। इधर लखनऊ में अब तक का सबसे बड़ा मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगने जा रहा है। 1 जून से इसकी शुरुआत होगी। मेगा वैक्सीनेशन कैंप की तैयारियों को लेकर आज लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैंप छोटा इमामबाड़ा, केडी सिंह बाबू स्टेडियम और इकाना स्टेडियम में लगाया जाएगा। इसके लिए महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगों को निःशुल्क ले जाने के लिए 50 सिटी बसें भी लगाई गई हैं, जो निःशुल्क लोगों को कैंप तक पहुंचाएंगी। तीनों ही कैंप में पूरी व्यवस्था कर दी गई है। और इसी चीज़ों को देखते हुए 1 जून से जनपद लखनऊ में हम अपनी वैक्सीनेशन की कैपेसिटी को और बढ़ा रहे हैं। 3 मेगा कैंप प्रारंभ किए जा रहे हैं। पहला, जिसमें प्रतिदिन की कैपेसिटी 6,000 की रहेगी, ये इकाना स्टेडियम पे। दूसरा, केडी सिंह बाबू स्टेडियम पे, जहाँ पे हमारी प्रतिदिन लगभग 5,000 की कैपेसिटी रहेगी, और छोटा इमामबाड़ा पे, जहाँ हमारी प्रतिदिन लगभग 5,000 की। तो इस तरह 11,000 एडिशनल कैपेसिटी 1 जून से। और अब बात करते हैं अलीगढ़ शराब कांड की। उससे जुड़ी 10 बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। सीएमओ अलीगढ़ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 25 लोगों की शराब से मौत हुई है, 26 लोगों की मौत संदिग्ध है, जिनकी विसरा रिपोर्ट लैब भेजी गई है। वहीं आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने दावा किया है कि शुरुआती जांच में ठेकेदार की गड़बड़ी पाई गई है। आरोपी ठेकेदार पर इनाम घोषित किया गया है। इसके साथ ही सभी जिलों में शराब माफियाओं पर सख्ती भी की जा रही है। उधर बीजेपी सांसद सतीश गौतम डीएम से नाराज हैं। उन्होंने घटना की जिम्मेदारी डीएम की है, ये कहा है, और साथ ही सांसद ने यह भरोसा दिलाया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये भी बता दें कि अभी तक इस शराब कांड में 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 मुख्य आरोपी अभी तक फरार हैं। ये 10 बड़ी बातें हम लोग जो अलीगढ़ शराब कांड से जुड़े हुए पोस्टमार्टम कर चुके हैं, लेकिन 51 में 25 केस ऐसे हैं जिनमें जो फाइंडिंग है ज़्यादा सजेस्टिव है अल्कोहल पॉइजनिंग की। बाकी 26 में भी उसमें विसरा रखवा लिया गया है। उनके जो सैंपल हैं वो आगरा सैंपल लैब में जाएंगे टेस्टिंग के लिए, और फिर वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ कर पाएंगे। 25 की मौत शराब से हुई है। 25 में सजेस्टिव ज़्यादा है शराब से मौत होने की। अभियुक्त पकड़े गए, उनके खिलाफ गैंगस्टर में, एनएसए में और कड़ी धाराओं में मुकदमा कायम किया गया, कार्रवाई की जा रही है। जो अभी फरार हैं उन पर इनाम घोषित किया गया है, और हर हालत में हम किसी भी दोषी को बख्शेंगे नहीं। कठोर कार्रवाई करना ये हमारी प्राथमिकता है। क्योंकि मैं उन आंकड़ों को बता रहा हूं जो पोस्टमार्टम पे नहीं आए, और उनका दाह संस्कार हमने वहीं कराया। जैसे शादीपुर में कराया है, मादक में कराया है, जट्टारी में कराया है, इन गाँव का। इसीलिए मैं 35 बता रहा हूँ। प्रशासन क्या बता रहा है, प्रशासन से शाम को वार्ता होगी, बैठकर पूछूंगा किस तरह से क्या है।
वहीं शराब कांड के बाद से प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। आपको 6 तस्वीरें दिखाएंगे। बस्ती, अलीगढ़, झांसी, हरदोई, एटा और पीलीभीत में प्रशासन ने छापेमारी की है। बस्ती जिला प्रशासन ने 4 टीमों का गठन किया है जो 15 दिनों तक अभियान चलाएंगी। अलीगढ़ की टप्पल पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है जिसके पास से कई लीटर शराब बरामद की गई है। झांसी में सीओ सिटी ने भारी पुलिस बल के साथ पादरी गांव में छापेमारी की जहां से 1650 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। हरदोई के डीएम ने सरकारी शराब दुकानों का औचक निरीक्षण किया। कई जगहों पर छापेमारी की गई है और साथ ही शराब का व्यापार करने वालों को सख्त हिदायत दी गई है। एटा में भी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 8 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से 213 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है और 5000 लीटर लहन नष्ट किया गया है। पीलीभीत के बीसलपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक घर में छापेमारी की जहां से कई लीटर अवैध शराब बरामद की गई और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। उत्तर प्रदेश में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह सोमवार को लखनऊ पहुंचेंगे। सोमवार दोपहर को राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह, सह प्रभारी संजीव चौरसिया, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ संगठन की एक बड़ी बैठक होने वाली है। उसके बाद दोनों नेता बैठकों का 2-3 दौर और चलाएंगे जो सियासी उलटफेर के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बदलाव संगठन से लेकर सरकार में कहीं भी हो सकता है। इसके लिए दोनों नेता विधायकों से फीडबैक भी ले सकते हैं। ये फीडबैक दिल्ली दरबार में रखा जाएगा जिस पर आगे का फैसला दिल्ली में पार्टी के दिग्गज नेता लेंगे। वैसे बीजेपी के अंदर 2022 चुनाव को देखते हुए हलचल होने लगी है। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। तो चलिए आपको यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब तक क्या क्या किया है वो बताते हैं। दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर बैठक हो चुकी है जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सुनील बंसल और दत्तात्रेय इस बैठक में शामिल हो चुके हैं और यूपी चुनाव की रणनीति पर चर्चा कर चुके हैं। जबकि लखनऊ में राधा मोहन, सीएम योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह बैठक कर चुके हैं। खबर है कि जेपी नड्डा और अमित शाह जल्द ही लखनऊ का दौरा करने वाले हैं और आगे हर महीने लखनऊ जाने का प्लान बना चुके हैं। इन तैयारियों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम और सुनील बंसल के साथ बैठक कर चुके हैं। इस बीच गवर्नर हाउस में राज्यपाल से भी एक बार मुलाकात हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 31 मई को राधा मोहन सिंह और संगठन के महासचिव बीएल संतोष भी लखनऊ का दौरा करने वाले हैं। तो मतलब बहुत साफ है कि बीजेपी ने चुनाव को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सियासी अटकलबाजियों के बीच बीजेपी यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और महामंत्री संगठन राष्ट्रीय बीएल संतोष कल दोपहर लखनऊ पहुंच रहे हैं। ये माना जा रहा है कि सरकार और संगठन में जो उलटफेर की चर्चा हो रही है उसका वो लोग फीडबैक लेने आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं की माने तो वो कह रहे हैं कि वो लोग जो सेवा भाव के लिए जो सेवा कार्य किए जा रहे हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, जिसके लिए बीजेपी ने हेल्प डेस्क भी बनाई है, जिसके लिए वो लोग आ रहे हैं कि जनप्रतिनिधि उनके जो बेहतर काम कर सके और इसके लिए रोड मैप तैयार करने वो लोग लखनऊ आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या उन लोगों का दौरा सियासी उलटफेर का प्लेटफॉर्म बनेगा। कैमरामैन मनोज शाही के साथ रंजना, न्यूज़ 18 लखनऊ। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।